हेलो प्यारे विद्यार्थियों। रिवीजन विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका स्वागत है। ये दरअसल रिवीजन है, ये पूरा रिवीजन का जो आप देख रहे हैं ये मेरे पास है। इसमें इस रिवीजन में एक्चुअली हमें क्या क्या करना है अपनी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, ये वाली चीज़ होती है। जैसे आप हमारा पूरा कोर्स पढ़ लेते हैं, मेरा जो फुल कोर्स है आप उसे पढ़ लेते हैं, तो उसमें चैप्टर जब आप पढ़ लेते हैं तो चैप्टर के बाद आपको ये 1.5 या 2 या 3 ढाई 3 घंटे के आसपास का ये छोटे छोटे से आधे आधे घंटे के वीडियो होते हैं। आपको उस कोर्स को पढ़ने के बाद इस पर फोकस करना होता है, यानी परीक्षा के लिए इसको पढ़ना होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 महीने में या 1.5 महीने में हम पूरा 1 साल का कोर्स नहीं कर सकते। हमें क्या करना होता है कि रिवीजन करना होता है। अब कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं कोर्स में, तो मैं उनसे कहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कोर्स में से कर लो, बाकी रिवीजन को 100% कर लो। हो सकता है ये भाई रिवीजन में, मान लीजिए रिवीजन का 1 घंटा हम रोज़ देते हैं, तो 1 घंटा हम अपने पूरे कोर्स में दे देते हैं। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वगैरह निकाल लेते हैं, उसमें से सूत्र बना लेते हैं अपने, ये होता है। उसके बाद जो असाइनमेंट है, नोट्स हैं, फिर उसके बाद उनको एक एक दिन छोड़ के हम धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा इंप्रूवमेंट आ जाता है। और फिर ये भी होता है कि हो सकता है आपने पहले कहीं पढ़ा हो, भाई आप अब तक पढ़ ही रहे होंगे, स्कूल टीचर ने भी पढ़ाया होगा, या फिर हो सकता है आपने कहीं ट्यूशन लगा रखी हो, वहाँ से भी आपके पास चीज़ें आ रही होंगी। तो कुल मिला के उन चीज़ों को ठीक करना है। तो रिवीजन का मतलब क्या है कि फोकस है, भैया ये फॉर्मूले हैं या ये सवाल हैं या इस चैप्टर में ये कंसेप्ट है और ये इतने टाइम में इसको तैयार कर लो। रिवीजन यही होता है। रिवीजन में भी पूरा कोर्स होता है। रिवीजन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसमें कोर्स को छोड़ दिया गया है। रिवीजन में अगर हम कोर्स को छोड़ेंगे तो बच्चे के अच्छे नंबर कैसे आएंगे। रिवीजन में भी पूरा कोर्स होता है, लेकिन वो कोर्स इस तरीके से होता है कि वो थोड़ा सा छोटा करके दिया जाता है कि भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इनमें किसी चीज़ में आपको उलझन है तो अपने कोर्स में जाके पीछे इसको देख लेते हैं वीडियो को आप। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर देखें 12वीं के फिजिक्स में, कक्षा 12 के फिजिक्स में, तो ये तीसरा चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर 3 है, विद्युत धारा, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है, मोटी मोटी बात सबसे पहले जो 10वीं क्लास से आती है उस पर सवाल आता है। वो 10वीं में भी आता है, 12वीं में भी आता है, कोई नई चीज़ नहीं है। करंट निकालने का बेसिक फॉर्मूला, करंट होता है आवेश प्रवाह की दर, ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक, यानी आवेश प्रवाह की दर करंट। अब यहाँ पे क्या होता है, हम 10वीं क्लास में पढ़ा करते थे कि आवेश कितना बहा और कितने टाइम में बहा, क्योंकि ये क्या है, ये समय है और ये आवेश है। तो यहाँ पर जो मान हम निकाला करते थे, ये करंट का औसत मान था बच्चों, ये करंट का औसत मान था, और ये करंट का सही मान है, यानी इसे कहते हैं तात्क्षणिक मान, सही मान। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आ जाएगा कि हमने 10वीं क्लास में इस बात पर विचार किया, 12वीं क्लास में आके हम इस बात पर विचार कर लेते हैं। ठीक, हमारे पास अगर आवेश प्रवाह की दर है तो हम उसे धारा कह देते हैं। अब आवेश प्रवाह की दर का जो पहला एग्जाम्पल है उसे समझ लें, कहाँ चीज़ इन चीज़ों में कहाँ फ़र्क पड़ता है। तो पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि किसी चालक में, क्योंकि यहाँ पे हमें उदाहरण लेना अनिवार्य है और ये उदाहरण बड़ा सरल से उदाहरणों के रूप में हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाते हैं फटाफट फटाफट, यही रिवीजन है। ठीक, किसी चालक में आवेश प्रवाह समय पर निर्भर करता है। और कैसे निर्भर करता है ये बता दिया गया है। Q बराबर, मान लो लिख देते हैं TQ प्लस 2T²। जहाँ जिन लोगों ने पढ़ लिया है कोर्स में वो समझ रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जहाँ T समय है और ये सेकंड में है, और Q आवेश है और ये कूलाम में है, ऐसे। ठीक, तो क्या पूछता है, T बराबर 2 सेकंड पर धारा का मान ज्ञात कीजिए, धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया।
अब हल करें अगर इसको तो कैसे होगा बताओ। तो हमने कहा ये मामला तात्क्षणिक आवेश प्रवाह दर का है, तो क्या करें, आवेश का अवकलन कर देंगे। देखो डी क्यू बाई डी टी, टी कितना हो जाएगा 3t² प्लस ये 2 चुका तो टी का 4t, मतलब ये धारा बन गई। कितने समय पे चाहिए तुम्हें, इसमें समय की वैल्यू रख देंगे, कितनी चाहिए बताओ बताओ, 2 सेकेंड है ना, तो 2 सेकेंड रख दो, 2 का स्क्वायर और 4 और ये 2, तो वैल्यू आ रही है देखो पता करो, 4 या 12 और 4 8, तो कितनी धारा आ रही है 20 एम्पियर, 20 एम्पियर की धारा तैयार है। ठीक, अब इसके बाद दूसरा तरीका है, अगर हम बेसिक पे चले जाएं भाई, औसत धारा कैसे ज्ञात की जा सकती है, तो कहता है 5 कूलम का आवेश किसी चालक में से होकर 3 सेकंड में गुजरता है। ठीक, तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो धारा निकलेगी बच्चों, वो कौन सी निकलेगी जरा बताओ मुझे, कौन सी निकलेगी यहाँ पे, यहाँ निकलेगी औसत धारा। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, कितना आवेश प्रवाहित हो गया बताओ, आवेश प्रवाहित कितना हुआ 5 कूलम, ये 5 कूलम, और कितने समय में हुआ ये 3 सेकंड में, तो क्या आ गया ये आ गई धारा एम्पियर। अब इसका मान कितना भी लिख दो, 1.67 एम्पियर। ठीक, तो समझ में आ गया मामला कि तात्क्षणिक धारा और औसत धारा किस तरीके से निकलती है। औसत धारा यानी कुल आवेश है, कुल समय है, और अगर प्रवाह की दर है तो दैट इज सही, जो धारा का मान है वो ये है। यानी धारा का मान सही निकालने के लिए आवेश की समय पर निर्भरता अनिवार्य है। धारा का मान सही निकालने के लिए आवेश की समय पर निर्भरता अनिवार्य है, वो हमारे पास होनी चाहिए। ठीक, अदरवाइज इसके अलावा हमें धारा का औसत मान मिलेगा, सही मान हमें नहीं मिलेगा। ठीक, कंसेप्ट क्लियर हो गया, धारा कैसे मिलती है ना, सही पूरी सही धारा किससे मिलती है, औसत धारा किससे मिलती है। चलिए आगे चलते हैं, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि साहब जो विद्युत धारा है यानी करंट है वो क्या है। ठीक, हमने कहा करंट क्या है, तो करंट का मान तो निकाल लिया, आवेश प्रवाह की दर है ये। ठीक, अब इसके अलावा ऐसे में पूछा करंट क्या है। ठीक, तो कहाँ लिखते हैं, चालक में, चालक के अंदर जो धारणा है धारा की या विद्युत धारा की वह क्या है। तो चालक में अंदर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। बस, मुक्त इलेक्ट्रॉनों में से कौन से इलेक्ट्रॉन हैं, चालक इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे, चालक इलेक्ट्रॉन कम होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन से। यानी पहले बच्चों इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना अनिवार्य है, कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं। ठीक, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो चल रहे हैं, आवेश प्रवाह की दर को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक, जिनके कारण आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो चालक इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं। तो वास्तव में सवाल क्या होगा फिर, हमने दो ऑप्शन दे दिया आपको कि विद्युत धारा के लिए चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है या चालक इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। ठीक, तो चालक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ठीक, हमने कहा आपसे कि विद्युत धारा के लिए परमाणु में घूम रहा इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है या मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है, तो वहाँ पे उत्तर क्या होगा आपका, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास
तीन तरीके से इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ परिभाषित होता है। एक होता है कक्षा में इलेक्ट्रॉन, पक्का, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन। दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। अब इस मुक्त में से भी चालक इलेक्ट्रॉन, पक्का। तो जो चालक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये है धारा के लिए जिम्मेदार। विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी कौन है? चालक इलेक्ट्रॉन। सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित नहीं करते। मुक्त इलेक्ट्रॉन में से जो चल रहे हैं वह जो करंट यानी आवेश को लेके जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आवेश एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है या चालक के अंदर बह रहा है, तो वह है चालक इलेक्ट्रॉन। तो बेसिक क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? चालकों में ये कहाँ हैं? अब ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट आएगा, देखो। ठीक, ये आता है जालक। जालक में उपस्थित है ना चालक इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ गई होगी। जालक क्या होता है बताओ? जालक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? लैटिस, पक्का। अब ये लैटिस कहाँ होता है? यानी जहाँ पे परमाणु नहीं है। मान लीजिए हम कहते हैं कि भाई इस तरीके से ये परमाणु है, ठीक, और ये केंद्र का परमाणु है, ऐसे। ये सब क्या है? परमाणु है। तो जो खाली जगह है ये सब क्या है? ये जो खाली जगह है यही है जालक। यानी जालक, जाल में जो जगह बची है वो है, परमाणुओं का जाल बिछा पड़ा है, तो जालक हो गया। ठीक, अब इसके बाद ये जो धारा है या आवेश का प्रवाह है, ये इस कारण से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ये कहाँ होते हैं? जालक में होते हैं। ठीक, अब तीसरी बात, क्या चालक इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती है? किसी एक पदार्थ के लिए? ठीक, क्या चालक इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी एक पदार्थ के लिए बदलती है? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, इसका कारण बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए चालक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कहीं घूम रहे हैं, कुछ किसी समय पे कुछ चालक इलेक्ट्रॉन हैं, तो इससे क्या होता है कि अगर हम उस जालक को ऊर्जा दे देते हैं, अब ये ऊर्जा हम किसी भी रूप में दे सकते हैं, ऊष्मा के रूप में दे सकते हैं या विद्युत ऊर्जा के रूप में भी दे सकते हैं, यानी विभव लगा देते हैं। आप समझ रहे होंगे विद्युत ऊर्जा देने का मतलब, ठीक। तो इस ऊर्जा के कारण परमाणुओं से कुछ और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं, तो इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ सकती है, जिसके कारण चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ सकती है। तो यानी स्थिर तापमान पर अगर हम मान लें, हम ये धारणा बना दें कि भाई स्थिर तापमान पर, क्या बोले, स्थिर तापमान पर चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थिर रहती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। तो स्थिर तापमान पर संख्या कितनी रहती है? स्थिर रहती है। तापमान बढ़ाने पे और परमाणु से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उत्तेजित हो सकते हैं, ठीक, तो संख्या बढ़ सकती है। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ से आते हैं? कहते हैं सबसे बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन ही मुक्त इलेक्ट्रॉन बनता है। तो परमाणु में बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन ही मुक्त इलेक्ट्रॉन बनता है। पक्का, ये बात भी समझ में आ गई, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो है धारा को परिभाषित करने में हमें हमारी जानकारी में होनी चाहिए। अब शुरू करते हैं आगे, अब सूत्रों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गया मामला? अब सूत्रों की तरफ बढ़ें, सूत्र बनाने की शुरुआत करें। अब सबसे पहली बात होती है चालक इलेक्ट्रॉन की गति। चालक के अंदर चालक इलेक्ट्रॉन की गति, इसको समझना पड़ेगा बच्चों, इसको समझना पड़ेगा पक्का, क्योंकि बिना इसके बात नहीं बनेगी। और ये समझा तो
बात बन जाएगी। चालक में चालक इलेक्ट्रॉन की गति, ठीक, किस प्रकार की गति है। अब देखिए कैसे, क्योंकि जब तक हम इस गति को नहीं जानेंगे कि चालक इलेक्ट्रॉन की गति कैसी है, तो कहते हैं चालक इलेक्ट्रॉन की गति जो है वो रैंडम है। किसी भी दिशा में हो सकती है। कोई भी चालक इलेक्ट्रॉन जालक के अंदर किसी भी दिशा में चलता रहता है, अपने आप चलता रहता है। चालक इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम कह रहे हैं भाई वही बनेंगे चालक इलेक्ट्रॉन, या मुक्त इलेक्ट्रॉन कह लो थोड़ी देर के लिए, क्या फर्क पड़ता है, अभी कोई सी बात नहीं है। तो ये सभी दिशाओं में होती है। तो इसे क्या बोलते हैं, यादृच्छिक गति। कैसी है, यादृच्छिक है। कहीं भी हो सकती है, ठीक। अब जब ये गति यादृच्छिक है तो इसका मतलब है कि चाल है, इलेक्ट्रॉन में एक चाल है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी है, यादृच्छिक गति में कितनी चाल है, अगर तुम इस बात को देखोगे और गहरे से जानोगे तो ये चाल लगभग 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की चाल है। परमाणु के अंदर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जिस गति से कक्षा में घूमता है, लगभग उसी गति से, उसी चाल से वो बाहर भी हो जाता है परमाणु से। तो यह चाल इतनी होती है। यानी मान के चलिए कि इस चाल से परमाणु या मतलब इलेक्ट्रॉन जालक में अपनी मर्जी से घूम रहा है, फ्री है, इधर का उधर टक्करें मार रहा है, परमाणु से टकरा जाता है। अब जैसे जैसे यहाँ दिशा बदली है, देखो ये, इसका मतलब ये यहाँ किसी परमाणु से टकरा गया है, इधर को चला गया, परमाणु से टकरा गया, इधर से चला गया। तो कह रहा है कि यहाँ पर इस यादृच्छिक गति में 2 टक्करों के बीच बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉन का पथ जो है वह सरल रेखा है, इसमें कोई झंझट नहीं है, ये लगभग सरल रेखा है। सरल लगभग भी नहीं, सरल रेखा ही मान लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, सिर्फ सरल रेखा है। टक्करें फटाफट होती हैं, और कितनी टक्करों के बीच का जो समय है, औसत टक्करों के बीच का समय है, वो क्या है, 2 टक्करों के बीच का समय, उसे कहते हैं 2 टक्करों के बीच का जो समय है, बीच का औसत समय, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, रिलैक्सेशन टाइम लिख दो, रिलैक्सेशन समय लिख दो, हिंदी में कोई नाम बना दो, लिख दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक, ये आ गया, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ओके, औसत समय, यानी औसत का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन ने 1 सेकंड में 1000 टक्करें की, 1 सेकंड में 1000 टक्करें की, तो 1 करोड़ टक्करें, 10 करोड़ टक्करें, औसत टाइम जो है, सभी टक्करों का समय जोड़ लें और कितनी टक्करें की हैं उससे भाग कर दें उसको, तो ये औसत समय होता है। ठीक, 2 टक्करों के बीच का ये औसत समय है। अब ये जो चीज़ है 2 टक्करों के बीच का औसत समय, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम इस चीज़ को पर फोकस करें तो ये कंसेप्ट हमारी समझ में आ जाता है। और हम दूसरी इस चीज़ को पकड़ें कि जालक के अंदर इलेक्ट्रॉन लगभग ये देखो मन कितना 20 लाख मीटर पर सेकंड है, 10⁶ मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक, अब अगर हम इस चालक पर एक विभव या एक विद्युत क्षेत्र लगा दें, मान लीजिए मैं इस चालक के इस तरफ एक प्लस की प्लेट लगा दूं जिस पे प्लस आवेश हो, और इधर माइनस की प्लेट, करंट का कॉन्सेप्ट बना लो, क्योंकि पता नहीं तुम क्या क्या पढ़ते हो यूट्यूब पे, तुम्हें कोई क्या पढ़ा देता है, कुछ पता नहीं चलता भाई। ये देखो, ठीक, ये बना दिया मान लो मैंने। ठीक, इसे लगाने का तरीका क्या है, मेरा कोई विभव है, ये कोई बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ऐसे लगा दिया मैंने इसे, किसी भी तरीके से लगा लो, आवेश होना चाहिए, बस 2 प्लेटों पे आवेश लगा दिया मैंने। तो आप जान लें कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ, जो अपनी मर्जी से इस स्पीड से चल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को इस दिशा में ले जाना बड़ा मुश्किल है। ये देखो, अब यहाँ पहले यहाँ आ रहा था, अब यहाँ आएगा, क्यों, पॉजिटिव की तरफ
बढ़ गया। तो इट इज कितना खिसका, गति तो वही है, गति तो ये रही है, तो कितना खिसका। कह रहा जी ये जो खिसका है, ये जो ये है, ये बहुत थोड़ा है। ये क्या है, किलोमीटर पर सेकंड, लाखों किलोमीटर पर सेकंड। और ये क्या है, कहता है जी ये है मिलीमीटर पर सेकंड। कितना है, मिलीमीटर प्रति सेकंड, मिलीमीटर प्रति सेकंड है। एक सेकंड में बस मिलीमीटर में खिसकता है। तो ये जो खिसका है इस तरफ को, इसका मतलब है कि ये आवेश इधर को आया। अब सारे इलेक्ट्रॉन पे बात होगी, सारे मतलब सारे चालक इलेक्ट्रॉन, ठीक, जो भी इलेक्ट्रॉन चालक इलेक्ट्रॉन है उस सब पे होगा। चालक इलेक्ट्रॉन क्या है, कहता है जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से ज़्यादातर चालक इलेक्ट्रॉन हैं, 100% नहीं, 100% नहीं। इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं कि करंट के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं। इससे पहले हम ये बात कहते हैं कि चालक इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों में से आए हैं, ठीक। तो कुल मिला के यहाँ पहुँचा, आगे की तरफ सरक गया, इस तरफ को सरका, ठीक। तो ये जो अब इसी तरीके से इधर से मान लीजिए मैं यहाँ एक तार जोड़ दूँ ऐसे, ठीक। अब देखिए फटाफट फटाफट इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकलने शुरू होंगे, इस रास्ते से आएंगे, इसमें इधर से घुसेंगे, निकलेंगे, इधर को आएंगे, यूँ। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा वो यहाँ के चालक इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित करना शुरू कर देगा, उस पर बल लगेगा, वो थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ सरकता हुआ चलेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन की जो अपनी गति है, इलेक्ट्रॉन की जो अपनी गति है, जो चालक में मर्जी से मालिक होकर वो घूम रहा था, क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस पर, ठीक। बस चलते चलते थोड़ा सा इधर को खिसक गया। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे होते हैं वो सारे चालक इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित करते हैं। थोड़े थोड़े चालक इलेक्ट्रॉन में अपनी मौज मस्ती में घूमते हुए, आज़ादी में घूमते हुए आगे की तरफ सरकने लगते हैं और इसी तरीके से आवेश इधर को आने लगता है। तो इसी को कहते हैं धारा। अब यहाँ पर ये जो चाल है, जिस चाल से ऐसा हुआ, मैंने कहा मिलीमीटर प्रति सेकंड से आगे की तरफ सरक रहा है, चलते चलते सरक रहा है, इस स्पीड से घूम रहा है, चल रहा है, लेटिस में थोड़ा आगे की तरफ सरक रहा है, इसी को मैं कहता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका नाम है हिंदी में अपवाह वेग, ठीक। कहीं कहीं पर बच्चे इसको अनुगमन वेग भी पढ़ लेते हैं, अनुगमन वेग, ठीक। जो सही शब्द है वो ये है, ये है 100% शुद्ध शब्द, NCERT में ये शब्द आपको दिया गया है, ठीक। कहीं कहीं पे इसको अनुगमन वेग भी बोल देते हैं। ये रहा अनुगमन वेग, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो समझ में आ गई बात कि धारा असल में क्यों चलती है, उसका बेसिक मैंने बना दिया इस पहले वीडियो में, रिवीजन में था। इसके बाद हम इन सब चीज़ों के सूत्रों को समझेंगे, सूत्र कैसे बन रहे हैं, ठीक। फटाफट फटाफट फिर हम थोड़ी तेज़ रफ्तार कर लेंगे, रफ्तार बढ़ाते जाएंगे, करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, करते जाएंगे, फटाफट फटाफट अपना रिवीजन कर लेंगे 2-2.5-3 घंटे के अंदर, ठीक। तो बेसिक बन गया होगा धारा का, ठीक। अब कंफ्यूज नहीं होंगे, पक्का रखेंगे, ओके डन।